नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का हिसार और रोहतक दौरा है। सीएम सैनी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा और कैथल दौरा है, तो लगातार चुनावी दौरे हैं। कई चुनावी जनसभाओं को यहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी का हिसार और रोहतक दौरा है। सीएम सैनी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील लोगों से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा और कैथल दौरा है। कई चुनावी जनसभाओं को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे पूर्व सीएम मनोहर लाल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर लगातार चुनावी दौरे चल रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां चल रही हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का हिसार और रोहतक दौरे की खबर सामने आ रही है। सीएम सैनी अलग अलग कार्यक्रमों में यहां पर शिरकत करने वाले हैं। वहीं पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते भी आपको नजर आएंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा और कैथल दौरा भी प्रस्तावित है। कई चुनावी जनसभाओं को यहां पर संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल आपको नजर आने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बीच 4 चरणों का शोर थम चुका है। इसी के साथ ही लोकसभा की 378 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन लगातार कम हो रहा मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब बाकी बचे 3 चरणों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना दम लगा रखी हैं। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां की सियासत लगातार रंग बदल रही है। कभी सत्ता पक्ष हावी होता दिखाई दे रहा है, तो कभी विपक्ष। और इस चुनावी दंगल में हरियाणा में बीजेपी के सामने सभी 10 सीटों पर अपनी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखने की चुनौती है। तो वहीं विपक्ष यहां अपना खाता खोलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर के नेताओं के चुनावी दौरे भी चल रहे हैं। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी हिसार के नारनौंद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे थे और यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और आज भी कई दौरे उनके प्रस्तावित हैं। वहीं जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और गठबंधन उम्मीदवार सुशील गुप्ता के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, क्या केजरीवाल के कुरुक्षेत्र आने से विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी? कौन सी पार्टी 25 मई से पहले प्रदेश की जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बना पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों के लगातार जो है प्रदेश में दौरे चल रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होने हैं, यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। तो उससे पहले पार्टियों की जो अपनी तैयारियां हैं, जो चुनावी रैलियां हैं, जो बैठकें हैं, वो लगातार जोर पकड़ रही हैं। यूं कहें कि अपनी चरम पर है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, कमरे कस रही हैं और इसी बीच जो है लगातार दौरे भी प्रस्तावित हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री सैनी ने दौरा किया था हिसार के नारनौंद का। आज फिर से वो हिसार और रोहतक दौरे पर रहने वाले हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। उधर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो वो भी बीजेपी के पक्ष में लगातार लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। सिरसा और कैथल में उनका दौरा आज होना है, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, यानी लोगों के बीच मिलने वाले हैं, लोगों से वोटों की अपील करने वाले हैं। तो उधर बात कर ले अगर विपक्षी गठबंधन की, तो एक तरफ कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में है, लगातार चुनावी दौरे कर रही है। लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही हैं फिर से गुटबाजी की कि 3 सीटों पर प्रचार जो है जोरों से चल रहा है, यानी सोनीपत, रोहतक और सिरसा में सार के गुट की अपनी जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि एक दूसरे के सीट पर प्रचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, 3 सीटों को फोकस बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन की जहां बात आती है हरियाणा में, तो बात कुरुक्षेत्र सीट की भी आती है, क्योंकि ये गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी के खाते में है और सुशील गुप्ता यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए, उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां पर पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, यानी विपक्षी गठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील यहां पर करेंगे, सुशील गुप्ता के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगेंगे। हालांकि ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, या क्या फिर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी बढ़ता है कि क्या हरियाणा में इससे विपक्षी गठबंधन को उनके दौरे से मजबूती मिलेगी, या फिर और भी कई सवाल हैं जो पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं
क्या 25 मई से पहले कौन सी पार्टी जो है ज्यादा जनता के दिलों में जगह बना पाएगी, अपने मुद्दों को और बेहतर तरीके से लोगों के बीच रख पाएगी, तो ये बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन तैयारियां जो है इस बीच लगातार पार्टियों की हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। ऐसे में पार्टियां लगातार चुनावी दौरों पर हैं और लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगने की लगातार अपील कर रहे हैं। इसी बीच जो है बीजेपी के भी दौरे चल रहे हैं, विपक्षी गठबंधनों के भी दौरे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जो है वो भी चुनावी दौरे पर रहेंगे कुरुक्षेत्र के, और यहां पर जो है विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार है कुरुक्षेत्र से, विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनके पक्ष में वोट की अपील यहां पर लोगों से करेंगे। और ज्यादा चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, साथ ही नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विधु जी आपसे ही लेना चाहूंगी। प्रचार प्रसार तेजी पर है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। जी, आवाज सही करवा रहे हैं। प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है क्योंकि हरियाणा में मतदान होने के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में लगातार एक्टिव पार्टियां नजर आ रही हैं। आपके भी बड़े बड़े नेता जो हैं केंद्र से भी वहां पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश में पार्टी कितनी मजबूत है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसे मुझे आपकी कम आवाज आ रही थी, आपको मेरी बेहतर आवाज आ रही हो। आपकी आवाज बेहतर आ रही है, अपनी बात रखिए। जी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लोकसभा की और 1 सीट जो उपचुनाव हो रहा है करनाल के अंदर, हरियाणा के 11 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारियां जो इस प्रकार की रही हैं, पिछले 5 साल तक जनता के बीच में रहकर काम करना, डिलीवर करना, जनता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, चाहे बात प्रदेश सरकार की हो, चाहे बात केंद्र सरकार की हो, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जीवन को सरल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीयों के अंदर एक नई स्वाभिमान की जो है उद्गम किया है, जो सुषुप्त हो चुका था कांग्रेस के लगातार भ्रष्टाचार और कांग्रेस के नकारेपन के कारण। विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से उनका शासन रहा, उन्होंने देश के अंदर लूट खसूट की और देश को पीछे धकेला। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत के अंदर किस प्रकार से भारतीयों में विश्वास जगाया और उस विश्वास के बूते आज भारतीय जो है दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व उपलब्धि है। इसके साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सबसे मेहनती कार्यकर्ता है, जो 12 माह काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसका लाभ हमें मिला क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो छठे चरण में होने वाला है। हमसे इस कारण से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो लीडर बेस्ड पार्टियां हैं केवल, और जो हमारे अलावा सभी पार्टियां लीडर बेस्ड पार्टियां हैं, हमारे अलावा कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इनको इतने लंबे समय तक इलेक्शन को सस्टेन करना मुश्किल हो गया। इनके पास ना संगठन है ना कार्यकर्ता है जो लंबे समय तक गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, नगर शहर में प्रचार कर पाए और एक सुनियोजित तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला पाए। इनके नेता जहां थके हुए पहले से ही दिखे, आज जब चुनाव बिल्कुल अपनी चरम पर है, यही नेता जो हैं आज कहीं पर भी नहीं दिख पा रहे हैं, ना ही टिक पा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैडर द्वारा तैयार किए गए बेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अब जो स्टार कैंपेनर अब हरियाणा की धरती पर आ चुके हैं, वो किस प्रकार से चौके और छक्के की बैटिंग कर रहे हैं, विपक्षियों को उड़ा कर फेंक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ पर है विधु जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ पर है। आज केजरीवाल जी पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र में, ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि हमें काफी मजबूती मिलेगी।
क्या बीजेपी की संभावनाओं में कुछ कमी आएगी उनके दौरे से? बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों में इस कारण से जो है इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, क्योंकि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान थे। अब दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है, यानी जिनको भ्रष्ट कह रहे थे, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग पैदा हुए थे, उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो चुनाव कैंपेनिंग में आ रहा है, उसकी पहचान कैदी नंबर 117 शराब घोटाले का कैदी, जो कि अभी जो है जो एक तरह की पैरोल टाइप की इंटरिम बेल लेकर आए। इंटरिम बेल नहीं है, वो पैरोल है, जिसमें उसको 2 तारीख को वापस जाकर जेल में जाना है। एक शराब घोटाले का आरोपी जेल से 20 दिन के लिए रिहा होकर छुट्टी मांगकर आया है और वो आकर कैंपेन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो लोगों को पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब इस प्रकार का जो है जेल याफ्ता व्यक्ति जो है बाहर आकर बोलता है, जिसकी जमानत को लगातार मेरिट पर रिजेक्ट किया कोर्ट ने, और जिसने कहा कि बिना मेरिट के बात कीजिए, मुझे केवल 20 दिन की अनुमति दीजिए, मैं चुनाव प्रचार करूं, तभी उसकी जमानत स्वीकार हुई। ऐसे व्यक्ति की बात जो भी बोलेगा उसका उल्टा जनता करने वाली है। और ये किस प्रकार से पहले से ही जेल के अंदर पता नहीं क्या खाया क्या खिलाया इसको, इसके परिवारजनों ने, किसी परिवार ही खिला रहा था इसको, ये बाहर आकर ऊट पटांग बातें करने लगा। कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, कभी कहते हैं अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कभी कहते हैं 2 महीने में योगी जी चले जाएंगे। काफी ऊट पटांग बातें जो कर रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके की बयानबाजियां जब आती है विपक्ष के सामने से तो कई सारे सवाल खड़े उठते हैं। मैं आऊंगी उस पर, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए नीरज गुप्ता जी। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार बताइए। चलिए, लौटने का प्रयास करेंगे। ठीक है विदु जी, वापस आप ही के पास आना चाहूंगी। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया कि यूपी में योगी जी को साइड कर दिया जाएगा और उधर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये बयानबाजियां कितनी मायने रखती हैं या फिर इससे क्या प्रभाव पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? विदु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे क्योंकि नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है, इसलिए आपको लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच जो है लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में मतदान होने थे, जिसमें से 4 चरण यानी ज्यादा चरणों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी मतदान हो चुके हैं। ऐसे में 378 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि मत प्रतिशत कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर है, लेकिन बचे हुए चरणों के लिए पार्टियां और जोर तरीके से और जोर लगा करके, एड़ी चोटी का जोर लगा करके एक तरीके से कहें चुनाव प्रचार कर रही है, लगातार रैलियां कर रही है, बैठकें कर रही है, लोगों के बीच में पहुंच करके नेता जो है अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, लोगों से दावे कर रहे हैं विकास के, और अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग पार्टियां लोगों के बीच पहुंच रही है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि आखिर किसके मुद्दे जनता को पसंद आने वाले हैं, किसका काम जनता को पसंद आने वाला है, कौन से दावों पर जनता विश्वास करेगी, किसको इस बार सत्ता में जनता लाने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए इंतजार 4 जून का करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो चुनावी शोर, चुनावी प्रचार जोरों पर है, लगातार दौरे हैं, और इसी बीच जो है अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। 21 दिन की अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए हैं, जिसके बाद से आज वो कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। और गठबंधन के उम्मीदवार जो है कुरुक्षेत्र से जो सीट आम आदमी पार्टी के पाले में आई है चुनाव लड़ने के लिए, वहां से प्रत्याशी सुशील गुप्ता जो उन्होंने मैदान में उतारे हैं, उनके समर्थन में आज चुनाव प्रचार करेंगे। और उसी प्रचार को समर्थन देने के लिए यानी लोगों से अपील करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी कि कितनी दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है, कितना जोरदार ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस बार जो कुरुक्षेत्र सीट से सीधा मुकाबला नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। उधर इनेलो भी जो है अपने मजबूत कैंडिडेट को उतार करके बैठी है, यानी अभय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। उधर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, इधर इनेलो ने उतारा है, और उधर
गठबंधन की तरफ से जो है सुशील गुप्ता ने उतारा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला हो जाता है, त्रिकोणीय भी नहीं, यूं कहे कि सभी ने अपने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। लेकिन बात फिर से वहीं पर आ जाती है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, पूरी तरीके से अपना पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से नीरज जी से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। सबसे पहले तो प्रचार प्रसार तेजी पर है, ऐसे में थोड़ी देर पहले हमारे साथ विदुर रावल जी भी जुड़े थे, दोबारा जुड़ने का उनसे प्रयास करेंगे। आज विपक्षी गठबंधन को मजबूती देने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, तो क्या लगता है कितनी मजबूती आपको इस दौरे से मिलेगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ठीक है, मानता हूँ जेल में थे, अभी वो आरोप ही है, अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ उनका। और जो नेता उनका सुनना चाहेंगे, जितनी जो जनता उनको सुनना चाहेंगी, जो उनके प्रशंसक है, वो नेचुरली बात है, खुश होंगे कि हमारा नेता बीच में है, तो इससे विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी विदुर रावल जी को सुन रहा था, वो अपनी बीजेपी पार्टी का बखान कर रहे थे, हमने ये किया वो किया, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है। मेरे भाई विदुर रावल शायद सुन रहे होंगे मेरी बात, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। अरे भैया, आप पे बीजेपी वालों पे, आप पे हरियाणा पे है क्या? 6 कैंडिडेट हमारे हैं। कोला चोर बोलते थे नवीन जिंदल को, आपके प्राइम मिनिस्टर के दलाली खाई है, उसके 30,000 करोड़ निकालूंगा। वो दलाली शायद अब आपको मिल गई क्या, बीजेपी वालों को? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहूंगा या विदुर रावल जी से पूछूंगा, अब वो 30 करोड़ कहां गए? आपकी तिजोरी में आ गए क्या, जो आपने नवीन जिंदल को टिकट दे दी? जब तो कह रहे थे मैं जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, काला धन का पैसा है, उनकी तिजोरी से निकाल के रहूंगा। आप मतलब टिकट के लालच में, सत्ता के लालच में उनको सारी बातें खत्म हो गई। आप हमें भ्रष्टाचारी बोलते हो, भ्रष्टाचारी नेताओं को लेने में गुरेज नहीं करते, ये डबल प्रैक्टिस कहते हैं। दूसरा, इनके दावों की हवा निकल चुकी है, इनको भी अच्छी तरह पता है 400 सीट की नारे की हवा निकल चुकी है, और हरियाणा में 10 सीट की हवा की नारे निकल चुकी है। बीजेपी ने हरियाणा में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। इन्होंने हर वर्ग को पीटा है, हर वर्ग पर लाठियां मारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए, इनकी किसी बात में कोई दम नहीं। भ्रष्टाचार घोटाला, हरियाणा का नगर निगम घोटाला, फिजाज का ऐसा घोटाला संसार का जिसमें पेमेंट हुई नहीं, और बिना काम के 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई, उस बातें बोलते नहीं। बेरोजगारी पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते। 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी तो 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा वासियों पे, आज 4.5 लाख का करोड़ कर्जा, और करते हैं विकास की बात। वो कर्जा तुम्हारा कौन देगा, तुम्हारी पीढ़ियां देंगी क्या वो? इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा, इनके सारे सपने बिखर चुके हैं, 400 की हवा निकल चुकी है, और 10 सीटें क्या है, 3-4 सीटों पर सिमट जाएंगे। इनके सपने देखना भारी पड़ गया है। पता चलेगा नीरज जी, लेकिन वो संगठन और कार्यकर्ताओं पर आपके सवाल उठा रहे हैं कि आपका संगठन मजबूत नहीं है, तमाम तरीके की बातें और भी कह रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जहां आप विपक्षी गठबंधन के एक होने की बात करते हैं, तो वहां प्रचार में ये एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? उधर हिसार वाले इधर दूसरी सीट पर आने को तैयार नहीं है, 3 ही सीटों पर आपका फोकस है, पानीपत, हिसार और सिरसा। इसके अलावा चुनाव प्रचार आप बताइए जहां आपके बड़े नेता जा रहे हो, या फिर हुड्डा साहब जा रहे हो सिरसा सीट पर, तो ये सवाल खड़े कर रहा है ना कई तरीके के। अभी आने वाले कुछ दिनों में, पहले ये लोग कहते थे इनकी टिकटें नहीं मिलेगी, इन्होंने अपने टिकटें डिक्लेयर नहीं किए, टिकटों पे कैंडिडेट नहीं है, हमने वो उतार दी, उनके जुबान पे ताला पड़ गया। आप वेट एंड वॉच किया, 14 तारीख है, अभी बहुत टाइम है, अगले 1-2 दिन में सभी स्टार बाजा पूरी जोर शोर से उतरेंगे। जहां स्टार बर्थ कार्य जा रहे हैं, जहां भी जरूरत होगी, सब मेहनत से काम किया जाएगा। दूसरे हमारे संगठन पे चर्चा करते हैं, इन्हें अपने उन पे ध्यान चाहिए। हमारे के कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर है, बिना संगठन के हमारा संगठन इतना मजबूत है, सिर्फ नाम देना बाकी है। कुछ संगठन बन चुका है, कुछ का नाम बाकी है, तब भी हमारी 32-30 सीटें आ गई थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने पहले ही ऑलरेडी 2 महीने पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। जन आक्रोश रैली, हाथ से हाथ जोड़ो तिरंगा यात्रा, सब आपको पता है। हमारा प्लेटफॉर्म पहले तैयार है, कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, और सब मजबूती से चुनाव लड़ चुके हैं। इनके 10 की हवा निकल चुकी है, इसलिए बुखलाए हुए हैं। जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये केजरीवाल जी बड़ी बात कहते हैं कि मोदी जी अगर जीत गए तो फिर योगी जी को साइड कर दिया जाएगा, उधर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो ये किस तरीके की बात किस आधार पर कहते हैं? देखो, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं। मैं टीवी देख रहा था, अभी अमित शाह जी ने कहा है कि 2029 से आती भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे, जबकि अपने लिए तो 75 साल की सीमा यू करते हैं कि बीजेपी में 75 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी का एग्जाम्पल आपके सामने है, और मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे।
तो कैसे अपना टर्म पूरा करेंगे? अभी मैं टीवी देख रहा था, अमित शाह ने बयान दिया कि 2029 के बाद बीजेपी नेतृत्व करेंगे। तो इनके पास नेताओं की कमी है। सिर्फ मोदी और शाह का टारगेट ये है कि सिर्फ हम ही राज करें, हम ही जनता भी राज करे, हमें बीजेपी भी राज करे। इनके यहाँ जो नेता बढ़ता है उसको साइड मेरा कराने कर दिया था। मनोहर खट्टर के अंदर सरकार बनाई, मनोहर खट्टर के अंदर सरकार बनाई डबल इंजन की, उसको किनारे कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के अंदर सरकार बनी, उसको किनारे कर दिया। ये ऐसे ही ठिकाने लगाने का काम करते हैं। ये सिर्फ दोनों अपनी तरक्की चाहते हैं, दोनों अपनी तरक्की चाहते हैं। ये रोकूंगी आपको यहाँ पर। विधु जी बने। विधु जी, आपने सुना होगा बहुत गौर से नीरज जी को, इनके सवालों का जवाब मैं चाहूंगी। वैसे गौर से सुनने लायक तो एक भी बात नहीं थी, फिर भी सुनना पड़ा, जबरदस्ती सुनना पड़ा। और सुना जब तो बड़ी हास्यास्पद बातें लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आधार ना होता, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर ना होती, तो सांप और नेवले की तरह की दुश्मनी रखने वाले केजरीवाल और सोनिया गांधी एक साथ हाथ क्यों मिलाते, ये गठबंधन क्यों करते? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें 2019 में जीती थी। अब ऐसी स्थिति थी कि 10 की 10 सीटें तो जीतेंगे ही, पिछले से अधिक मार्जिन से जीतने की स्थिति है। तभी तो ये जो है एक दूसरे के कटु विरोधियों ने हाथ मिला लिया। और हमारे तो सहयोगी भी हमसे कह रहा था कि 1-2 सीट हमें दे दो। हमने कहा नहीं भाई, 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। हमने एक भी सीट जो है बीजेपी को नहीं दी, इस कारण से गठबंधन भी टूट गया। जो बेहतर पोजीशन में होता है वो एक एक सीट लड़ने की कोशिश करता है, लोभ लालच करता है। जो केवल यहाँ पर टीवी पर और बयान बहादुर बनकर बोलना है और ऊटपटांग कुछ भी बोलना, बिना सिर पैर की बातें बोलना, जैसे इनके नेता बोल रहे हैं ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। इनका दिमाग सटक चुका है। ऐसे लोग जो हैं केवल और केवल जो है खोखली बातें करते हैं। इनके पास नेता नहीं, इनको बाहर से बोलते थे। अभी कोयला घोटाला बोल रहे थे। कोयला घोटाला अगर हुआ है, अगर ये कांग्रेस का प्रवक्ता नीरज ये मानते हैं कि कोयला घोटाला हुआ है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अगर नवीन जिंदल ने अगर कोई गलत काम किया तो कांग्रेस, तो ये तो स्पष्ट कर दे, क्या ये मान रहे हैं कि कोयला घोटाला हुआ था? और कोयला घोटाला जिसके इन्होंने रिऑक्शन करके खदाने हमने अपनी सरकार में आके करवाई, तो 26,000 करोड़ का देश को राजस्व मिला। लेकिन उसमें अगर नवीन जिंदल का रोल अगर कहीं था, अगर था, तो कांग्रेस के नेता के तौर पर था। तो क्या ये कांग्रेस ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे? क्या इसको स्वीकृति मानी जाए? लेकिन बड़ी बात क्या है, इनके नेता ऊपर से नीचे तक बौखला चुके हैं, उल जलूल बात कर रहे हैं। इनके सलाहकार जो हैं सैम पित्रोदा जो है वो रंग भेदी, नस्ल भेदी बातें कर रहे हैं। भारतीयों को उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में बांटने की बात कर रहे हैं। हमारे रंग से, कलर से हमारी ओरिजिन्स का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दूसरे नेता मणिशंकर यार कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो, थोड़ा मीठा मीठा बोला करो, नहीं तो परमाणु बम गिर देगा। इनके तीसरे नेता जो राहुल गांधी हैं वो किस प्रकार कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे, हिंदुओं का, दलितों का आरक्षण छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। इनकी चौथी नेत्री जो है प्रियंका गांधी, वो कह रही है कि संविधान खतरे में है। अरे जिसकी दादी ने इस देश के संविधान को खत्म कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो, टर्मिनेट कर दिया 1975 में, वो लोग आकर यहाँ पर संविधान की कस्में खाने लग गए। कितने, मैं कहता हूं जो कलयुग की उक्ति दी गई है, अगर कलयुग की कभी किसी ने परिकल्पना की गई होगी तो ये कांग्रेस पार्टी के इसी आचरण को देख कर की होगी। और इसी नाते जब राहुल गांधी ने कल देश की सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए, सेना को भी बांट दिया, कहा कि दलित और पिछड़ा अलग है और सेना में स्वर्ण अलग है और अग्निवीरों में केवल जो है जो 1/4 जो लोग सिलेक्ट होंगे वो केवल स्वर्ण होंगे। तो ऐसे घटिया बयान देने वालों को मुझे लगता है देश की जनता को जवाब देना चाहिए। केवल सत्ता पक्ष का टेस्ट नहीं होता, विपक्ष का भी टेस्ट होता है। मुझे लगता है जितनी थोड़ी बहुत मुट्ठी भर सीटें कांग्रेस को मिली थी उससे भी वंचित कर देना चाहिए जनता को ऐसे घटिया बयानों के बाद। और खासतौर पर यह जानते हुए कि अगले 2-4 दिनों में कन्हैया कुमार, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिल्ली के अंदर जेएनयू में लगाए थे, वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनकर हरियाणा के अंदर आ रहा है। हरियाणा की देशभक्त जनता उसको माकूल जवाब देगी और जवाब इनकी तरह किसी का रास्ता रोक कर नहीं देगी, अभिव्यक्ति पर चोट करके नहीं देगी, वोट की चोट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर जो उपाय किया था उसके अनुसार। ठीक है नीरज जी, छोटा सा जवाब, 10 सेकंड का छोटा सा जवाब। मेरे से कह रहे हैं? जी जी, छोटा सा जवाब 10 सेकंड का समय। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथी को पता तो कुछ है नहीं, उनको तो रटा ट्रैक लेटर दिया जाता है कि आपको ये बोलना है।
मैं उनकी नॉलेज के लिए बात राहुल गांधी को तो कोई रिटायर नहीं, जब जसपा के खिलाफ बोलते थे, राहुल गांधी जब जसपा के खिलाफ बोलते थे जसपा चोर है तो जसपा से गठबंधन कर लिया। तब आपको अनुशासन की याद नहीं, तब डबल कैटर की याद नहीं आई, जब सत्ता की मलाई खाई। आज जसपा की बुराई कर रहे हैं, जब जसपा को कैसे भ्रष्टाचारी है तो आप कहाँ चले गए। और कोयला जलाने की बात करो कि नरेंद्र मोदी कहा करते थे 26 जान को अगर कोयला घोटाला में खोद के लाऊंगा, आज खोद के क्या आपको 26 करोड़ मिलेगा क्या? ठीक से अरे बोलते रहे, लेटर को पढ़ भी लेते हैं क्या? ये विधु रावल के बारे में फेमस से बोलते रहते हैं, इनको पता कुछ है नहीं, ना दूसरे बोलने देते। पता है तभी तो आपकी बतिया उछेड़ते हैं। अरे महाराज आपको कुछ नहीं पता, आपकी सारी हवा निकल चुकी है, आपको कुछ नहीं पता। हमें पता है तभी तो डर आपको लगता है। कुछ नहीं पता। नहीं, अभी जसपा के बारे में हमें पता है तभी तो आपको डर लगता है हमसे, तभी तो आप लेटर निकाल के देते हो हमारे खिलाफ। डर तो आपको लगता है तभी तो आप जसपा से आपको डर लगता है तभी तो आप हमारे खिलाफ लेटर निकालते हो। आपके पास बोलने के लिए जनता तो 10 साल में हवा निकल जाएगी। आप तो हमें कह रहे हो इतिहास बन जाएगा। ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, ठीक है विदु जी, बन जाओगे ठीक है। महाराज। समय की कांग्रेस एक विचारधारा है। बहुत बहुत ठीक है नीरज जी, नीरज जी रोकूंगी आपको, समय की पाबंदी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।